जो दिन भर संकोच के कारण शौच नहीं जा पाती थी, इसलिए घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनके घरों में शौचालय बन रहा है। उन बहनों को जिनके पास कच्चे मकान होते थे उनको पक्के मकान मिल रहे हैं, रजिस्ट्री उनके नाम पे हो रही है। जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनके घर पे जो लकड़ी का चूल्हा जलता था वो बंद करके रसोई गैस जा रही है। तो माननीय दीनदयाल जी का जो संकल्प था समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचे, वो माध्यम माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पूरा होता हम देखते हैं। लेकिन दिल्ली में जब हम इन बातों की चर्चा करते हैं, मैं अपनी बेटी से भी बात करता हूँ, उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने वो कष्ट देखे ही नहीं इस जनरेशन में, हम लोगों ने वो पीड़ा देखी नहीं। हम लोगों को गैस का महत्व पता ही नहीं, हम लोगों को बिजली का महत्व पता ही नहीं। 8-8, 10-10 घंटे जब बिजली नहीं होती थी और उस समय में पढ़ना भी, सोना भी और सुबह स्कूल के लिए जाना भी। तो कई बार तो मुझे लगता है इस विषय से हटके कह रहा हूँ, अपने बच्चों को हम सब सारी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने बच्चों को साथ ही साथ कभी कभी अभाव की स्थिति में रहना भी सिखाना चाहिए। आज हम अपनी संस्कृति, अपने गौरव की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार मैं एक विषय कहता हूं, आज कोई घर ऐसा नहीं है जहां मोबाइल नहीं है। ठीक कह रहा हूं? ये गैजेट्स जो है जानकारी का बहुत बड़ा साधन है, हर चीज अवेलेबल है, 2 मिनट लगाते हैं, घूम लेता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब उस घर में जाइए जहाँ 10 साल से 8 साल से लेकर 12 या 13, 14 साल तक के बच्चे, गैजेट तो उनके पास नहीं है। वो क्या देख रहे हैं? वो जानकारी ले रहे हैं या वो देख रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति के पक्ष में नहीं, या जो उस आयु के बच्चों के पक्ष में नहीं। हम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमने जाने अनजाने में अपने घर में एक गैजेट के माध्यम से एक ऐसा रास्ता भी बच्चों को दे दिया है कि जहां वो सारी बुराइयों से रूबरू हो रहे हैं। पहले बच्चा रोता था तो माँ उसको बहलाती थी, फुसलाती थी, बात करती थी और उसकी समस्या का निदान करती थी। आज जब रोता है तो उसे पता है कि ये रो रहा है, क्या आपने मोबाइल दे दो, चुप हो जाए। लेकिन जब आपने उसे मोबाइल दिया तो आपने उसे उस दिशा में भी बढ़ाने की तरफ कदम दे दिया कि बेटा जा तो सब कुछ देख, तो तुझे नहीं देखना। ऐसी स्थिति में अपनी संस्कृति को निकाल के लाना, उन आस्थाओं को बढ़ाना और उस दिशा में ले जाना जिसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री की। गुजरात भवन में आज हम हैं तो गुजरात के एक बहुत बड़े लेखक हैं डॉक्टर शरद चंद्र ठाकुर, सिंध भूमि, वीर सावरकर पर उन्होंने 4 संस्करण लिखे। उनके बारे में मैंने पढ़ रहा था, उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री से बात की और जो वो लिख रहे हैं वो सुन के मुझे भी आश्चर्य होगा, आपको भी होगा। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा आप कैसे हैं, अमूमन सामने से जवाब क्या आएगा, ठीक है, लेकिन सामने से जो जवाब आया उसको सुन के मैं हैरान हो गया। बोलिए नरेंद्र भाई ने कहा कि मैं ठीक नहीं हूं, सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा क्या? बोले नहीं, मैं अपनी नींद पर नियंत्रण पाना चाहता हूं। ये उनकी किताब में लिखा है शरद जी के उसमें। तो शरद जी उनसे पूछते हैं कि आप तो अभी भी लगभग 3 घंटे ही मात्र सो पाते हैं और नींद पे क्या नियंत्रण? तो वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास में हनुमान जी और लक्ष्मण जी और भरत जी 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोए, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। क्योंकि लक्ष्मण जी रात भर रक्षा करते थे भाई बंधु की, भरत वहां जाकर प्रतीक्षा करते थे और हनुमान जी तो सेवक थे। तो बोले मैं उस कठोर साधना में जाना चाहता हूं क्योंकक्योंकि 21 घंटे काम करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि इस देश में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये है हमारे प्रधानमंत्री की सोच। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं निद्रा की उस अवस्था को पाना चाहता हूँ
जहाँ मैं उस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकूँ। जब मैं चाहूँ तब मैं सोऊं, नहीं तो मैं 24 के 24 घंटे काम करूँ, क्योंकि 21 घंटे में मुझे कम पड़ा। ये बात कहने में जितनी सरल लगती है, आप सोचिए, जब मैं अंदर आ रहा था तो सुमित भसीन जी ने मुझे छूटते ही कहा, संजय भाई आपकी आंखों में नींद है। तो मैंने कहा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जिस अवस्था की बात माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं या करने की बात कर रहे हैं, हम सोच नहीं सकते। उसके पीछे का तप देखिए, 21 घंटे काम करने के बाद भी वो कहते हैं कि अगर देश में मेरा एक भी व्यक्ति भूखा सोता है, एक भी व्यक्ति बिना छत के है, तो तब तक हम लोगों को चैन कैसे आ सकता है। और मैं आप सबको बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि आप सब गौरव, हम भी हैं, लेकिन हमने तो लगातार उस संघर्ष को देखा है। लेकिन हम सब गौरवशाली हैं कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश के साथ पूरे समाज की चिंता करता है, आने वाली पीढ़ी की चिंता करता है, और साथ ही साथ इस बात की चिंता करता है कि 2047 का भारत कैसा हो, मैं ऐसा भारत जीतूं कि मेरी आने वाली पीढ़ी को कभी किसी संकट का सामना न करना। इसी से राजनीतिक और सामाजिक बिंदुओं की चर्चा करनी है, या आज पूरा दिन आप चर्चा करेंगे और शाम तक कुछ ना कुछ कंक्लूजन रिपोर्ट भी बनाएंगे। लेकिन मैं विशेष रूप से आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ, हमारे सामने कठिनाइयाँ जिंदगी में आती रहेंगी, हम लोग उसकी बात भी करते रहेंगे, लेकिन उसको भूलकर आगे बढ़ना। छोटी छोटी बातों पर मत अटकना। जीवन में हम लोगों को अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अगर किसी चीज पर काबू पाना है तो वो है अपने अहंकार पर। उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं उसका ये कर दूंगा। हम कई बार सिर्फ सुनकर धारणाएं बना लेते हैं। तो उन अवस्थाओं से बचने की जरूरत है, और खासतौर से इस नई जनरेशन को विशेष रूप से कहा, छोटी छोटी बातों पे हमारे दोस्त बनकर बिगड़ जाते हैं। इनसे जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं, मैं फिल्मों का बड़ा शौकीन हूँ, और अच्छी पिक्चर मुझे समझ में आती है वैसे, मतलब रिलीज होने से पहले मैं बता देता हूँ कि पिक्चर हिट होगी या फ्लॉप होगी। उसकी कास्टिंग, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले किसने लिखा है, ये सब चीज़ें समझता हूँ। और पिछले लगभग 11 दिसंबर को मैं कार्यकारी अध्यक्ष बना, 11 दिसंबर को मैं वर्किंग प्रेसिडेंट बना, और 23 मार्च को मैं फुल फ्लेज प्रेसिडेंट बना। तो 11 दिसंबर से लेकर अब तक हम अक्टूबर में आ गए, लगभग कितने महीने हो गए? 10 महीने, 9 या 10 महीने। मैं कभी भी कोई पिक्चर अगर मुझे देखनी होती है तो मैं फ्राइडे सैटरडे इन 2 दिनों में देख लेता हूँ, लगने के बाद पहले 2 दिन, तीसरे दिन के इंतजार नहीं करता। पिछले 10 महीने में एक भी नहीं देखी, एक भी पिक्चर नहीं देखी। कारण क्या है कि जो काम पार्टी ने दिया है उसमें उतना समय निकाल पाना मुश्किल है। अपने आनंद की प्राप्ति के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है। मेरी बेटी हॉस्टल में पढ़ रही थी, अभी उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, 1 महीने की छुट्टी मिली जनवरी में। तो अमूमन क्या होता था कि हम 2-3 दिन के लिए चले जाते थे कहीं घूमने के लिए।